तो दिल थाम के बैठिए, पूरा लेक्चर एंड तक देखिए और बहुत मजा आने वाला है यार। अब आप लोगों का इनमो नजदीक है, एक महीने में आपको रिवाइज भी करनी है, चीजें प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि बच्चों का जो कंफ्यूजन था मैं बता रहा हूं कि जीरो से 360 जब हम चलते हैं तो 0 से 360 चलने में क्या क्या आपके पास कंडीशंस आती हैं। अब दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग कि सर कैसे, सर थीटा की दो वैल्यूज पे तो एक्स की वैल्यू सेम हो जाएगी। मैं कह रहा हूं मैं उन दो वैल्यूज लूंगा ही नहीं। अब इस क्वेश्चन में ना दिमाग लगाना तुम लोग भी ना, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया पूरा फील के साथ किया, हमें टाइम लगा लेकिन हमने एक एक चीज को डेराइव किया। हेलो मेरे बच्चे लोग, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के आए हो, बहुत अच्छे होंगे। तो यार आपने इनइक्वालिटीज में बहुत प्यार दिया। अब बच्चों की डिमांड थी कि सर कुछ पॉलिनोमियल बेस्ड लेक्चर आना चाहिए जिसके अंदर हम पॉलिनोमियल की थ्योरी डिस्कस कर सकें, जिनके अंदर हम क्वेश्चंस के साथ डिस्कस कर सके कि पॉलिनोमियल का कैसा मतलब जो वे है जो इनमो पूछ सकता है। तो हमने बहुत एक लॉजिकल अप्रोच में इस पॉलिनोमियल के लेक्चर को तैयार किया, जिसमें हम आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस के अंदर ही थ्योरी सिखाएंगे और उसके साथ साथ आपको ये पूरा पॉलिनोमियल का डेफिनेशन पार्ट जो है जितना भी अपने लिए यूजफुल है वो सब हम यहां पर डिस्कस कर रहे होंगे। आज के क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन रहने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठिए, पूरा लेक्चर एंड तक देखिए और बहुत मजा आने वाला है यार। अब आप लोगों का इनमो नजदीक है तो इनमो के लिए ये चीज जरूरी है कि यार आप सभी लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो रिसोर्सेज को अपने, क्योंकि बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है ना कि यार नंबर थ्योरी में उनके पास रिसोर्सेज है, ज्योमेट्री में मिल जाएंगे, अलजेब्रा में प्रॉपर रिसोर्सेज उनके पास कुछ ही होते हैं। तो उनके लिए मैं कहता हूं कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आईएमओ शॉर्टलिस्ट की प्रॉब्लम, एपीएमओ की प्रॉब्लम और आपके इनमो की ही प्रॉब्लम्स। इनमो की प्रॉब्लम बहुत अच्छी आई है रिसेंट ईयर्स में, अगर आप पॉलिनोमियल बेस्ड प्रॉब्लम्स देखोगे तो बहुत अच्छी है, आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम बहुत प्यारा एक लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज पॉलिनोमियल। अब आप सभी लोगों का आरएमओ का स्कोर तो कुछ लोगों का आ चुका है, कुछ का अभी पेंडिंग है, बट आप सभी लोगों के लिए एक सलाह है कि यार अब जुट जाइए, क्योंकि अब बचा हुआ है, अब आप मान के चलिए एक महीना आपके पास बचा हुआ है, एक महीने में आपको रिवाइज भी करनी है, चीजें प्रैक्टिस भी करनी है। तो जुड़ जाइए ट्रेनिंग कैंप के साथ। ट्रेनिंग कैंप लॉन्च हो चुका है, आप सभी को पता है। ट्रेनिंग कैंप में राजीव सर पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, ऋषि सर पढ़ा रहे हैं और भी लोग आने वाले हैं, पीडीसी भी होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी आप ट्रेनिंग कैंप में एनरोल हो जाइए। एज आ मतलब अब तो कुछ भी नहीं है यार, टोकन मनी ले रहे हैं हम तो उसमें। तो पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें काम की है यार, देखो पॉलिनोमियल में एक्स्ट्रा थ्योरी जो आती है ना वो क्वेश्चंस के साथ ही हम लोग आपको दे पाएंगे। अब हर चीज की छोटी छोटी डेफिनेशन दे पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हमारे लिए, बट हम क्वेश्चन के साथ आपको बहुत सारी थ्योरी सिखा पाएंगे। जैसे होमोजीनियस पॉलिनोमियल हो गया, जैसे बीटाज रिलेशन के यूज हो गए, पैरिटी हो गई, पैरिटी का बहुत यूज आता है, पैरिटी का पॉलिनोमियल में बहुत ज्यादा यूज मैंने देखा है, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ चीजें आज मैं जो लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं ना उन पर बहुत अच्छे से फोकस करना। पैरिटी आपके काम देगी, पैरिटी हो गया, ठीक है, होमोजीनियसिटी हो गई, इसके कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इनफाइनाइट डिसेंट हो गया, ठीक है, आज मैं इन पे बात करने वाला हूं, इनफाइनाइट डिसेंट पे भी बात करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेगो का यूज हो गया, ठीक है, पॉलिनोमियल के अंदर, ये सब पे बात आज हम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पहले यार थोड़ा ऐसा क्वेश्चन उठाते हैं जिसपे आप लोग भी दिमाग लगा पाओ। ये आईएमओ 1993 का क्वेश्चन है, मतलब आईएमओ 1993 का क्वेश्चन है, 1993 का। इस प्रॉब्लम में पहले आप फील करो कि क्या कर सकते हो। देखो मैं यार क्वेश्चन करने से ज्यादा जरूरी समझता हूं क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कराना कि यार क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर मैंने डायरेक्ट आपको सोल्यूशन कराने लग गया ना तो मजा नहीं आएगा। आप पहले क्वेश्चन को फील करो कि क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है। देखो क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ो, n इज ग्रेटर देन 1 बी एन इंटीजर। ये सब लोगों को पता है कि भैया n जो है वो इंटीजर है, ये इसने दिया है। एक फंक्शन उसने लिख के दिया है, एक एफ ऑफ एक्स उसने लिख के दिया है कि एक एफ ऑफ एक्स है आपके पास, दैट इज एक्स की पावर n प्लस 5 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस 3। ये एक आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है। अब इसके बाद बोला गया प्रूव दैट देयर डू नॉट एग्जिस्ट पॉलिनोमियल g ऑफ एक्स एंड h ऑफ एक्स, कि आपको ये प्रूव करना है कि दो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट ही नहीं करते, ईच हैविंग इंटीजर कोफिशिएंट, दोनों की इंटीजर कोफिशिएंट है और दोनों की डिग्री एटलीस्ट 1 है, मतलब कम से कम लीनियर पॉलिनोमियल तो हो, और जो ऐसे एग्जिस्ट करे। मतलब ये कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स में ये दोनों जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। अब ये आपको प्रूव करना, सोचो, मतलब आपको ऐसी एफ ऑफ एक्स दे रखा है, ये कह रहा है कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए कुछ भी हो, मतलब n ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। जैसे n2 हो गया, जैसे n2 हो गया तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 है,
तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अभी कह रहा है कि इसके दो लीनियर पॉलिनोमियल, कम से कम लीनियर पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करते जिनके इंटीजर कोफिशिएंट हो। तो आप यहां देखो, यहां पर अगर आप देखोगे तो यार इसके फैक्टर्स तो ऑब्वियस सी बात है कि नहीं हो पाने। ऐसे आपको प्रूव करना है कि n की ग्रेटर देन 1 पे कोई भी वैल्यू हो, इस एफ ऑफ एक्स को आप दो पॉलिनोमियल में नहीं तोड़ सकते जिनके क्या हो, कोफिशिएंट क्या हो, इंटीजर। अभी कैसे करेंगे, तो अब कुछ आपके पास जनरेशन आइडिया होना चाहिए कि यार सबसे पहले क्या दे रखा है। तो पहले बात कर लेते हैं कि यार सर चीजें क्या क्या हैं, ठीक है। सो सबसे पहली चीज पे अगर मैं काम करूं तो एक चीज मुझे मिल रही है कि सर अगर मैं इस एफ ऑफ एक्स को देखूं, ध्यान से देखते जाना, इस एफ ऑफ एक्स पे अगर मैं थोड़ा सा इस पे काम करूं तो ये दे रखा है ना सर, अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल दूं, x की वैल्यू 0, मैं कुछ करके देख लेते हैं क्या पता कुछ बन जाए। तो यहां पर f ऑफ 0 जो है ना वो सर 3 बन जाता है। f ऑफ 0 क्या बन जाता है सर, 3 बन जाता है। ठीक है सर, बिल्कुल सही वाली बात है। ये हमने एक स्टेप अभी निकाला है कि सर f ऑफ 0 की वैल्यू 3 है। अब मुझे एक चीज और दिमाग में आ रही है कि यार सर ये सारे कोफिशिएंट जो है वो इंटीजर कोफिशिएंट है, मतलब f ऑफ x also has इंटीजर कोफिशिएंट, ये भी इंटीजर कोफिशिएंट, और इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। तो अगर मैं रैशनल रूट थ्योरम लगा के पता कर पाऊं, मैं ये क्यों कर रहा हूं ध्यान समझना। आप ये सोचो कि एफ ऑफ एक्स के पहले पता कर लेते हैं कि इंटीजर रूट है या नहीं। अगर इंटीजर रूट हो गए तो मैं ये कम से कम कह पाऊंगा कि यार एफ ऑफ एक्स के सामने लीनियर फैक्टर है। भाई अगर किसी भी चीज का कोई इंटीजर रूट है, लेट सपोज 3 एफ ऑफ एक्स का रूट है, तो x माइनस 3 उसका फैक्टर होगा और x माइनस 3 एक पॉलिनोमियल हो गया। तो मैं चेक तो कर लूं पहले कि यार एफ ऑफ एक्स क्या है, इंटीजर रूट दे रहा है या नहीं दे रहा। तो यहां पर पहले अगर मैं रैशनल या मैं कहूं इंटीजर रूट थ्योरम, पहले चेक तो कर लूं मैं कि क्या लग रहा है इसके अंदर। अगर मैं यहां बात करूं रैशनल या इंटीजर रूट थ्योरम की, तो एफ ऑफ एक्स आपके पास जो दे रखा है वो दे रखा है एक्स टू दी पावर एन प्लस 5 इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 प्लस 3। तो इसने बोला अकॉर्डिंग टू थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स हैज ओनली, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 1 मैक्सिमम इंटीजर रूट। भाई अगर ज्यादा से ज्यादा अगर ये कोफिशिएंट इंटीजर है तो आपको रैशनल रूट थ्योरम पता है और इंटीजर रूट थ्योरम पता है कि दोनों के अकॉर्डिंग या तो प्लस माइनस 3, वही 3 के जो फैक्टर होंगे, 3 के जो फैक्टर होंगे वही इसके इंटीजर रूट हो सकते हैं। और इंटीजर रूट होंगे तभी मैं कह पाऊंगा लीनियर फैक्टर। क्यों, क्योंकि इसने मेरे को बोला कि जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स, लिख लेना ये, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स क्या क्या होने चाहिए भैया, इंटीजर कॉफिशिएंट होने चाहिए। ठीक है, और डिग्री जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो अगर इसका कोई लीनियर फैक्टर ही नहीं हुआ तो जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स लीनियर नहीं हो सकते। भाई लीनियर फैक्टर हुआ नहीं हुआ ये डिपेंड करेगा ना। अगर लेट सपोज एफ ऑफ एक्स का लीनियर फैक्टर हो गया तो मैंने प्रूव कर दिया कि भैया एक लीनियर है तो दूसरा भी किसी ना किसी में टूटेगा, मतलब थोड़ा बहुत तो प्रूव कर लिया। तो ये मैंने चेक करने के हिसाब से यहां सोचा कि यार अगर इसका ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है भैया, प्लस माइनस 3 हो सकता है और प्लस माइनस 1 हो सकता है। तो अगर मैं एफ ऑफ 3 चेक करने जाऊं तो एफ ऑफ 3 कितना हो गया सर, सर इसको एक और भाषा में तोड़ के लिख लो, एक और भाषा में तोड़ के लिख लो कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स देखूं तो यहां पर से अगर मैं एक्स की पावर एन माइनस 1 कॉमन ले लूं तो यहां आ जाएगा एक्स प्लस 5 और यहां आ जाएगा प्लस का। तो अगर मैं एफ ऑफ माइनस 3 चेक करूं तो सर माइनस 3 की पावर एन माइनस 1 और यहां आ जाएगा आपके पास 2 और प्लस 3। सर ये तो जो है कभी भी 0 नहीं हो पाएगा, नेगेटिव अगर ज्यादा हुआ तब भी ये प्लस 3 इसको कुछ नहीं कर पाना, और अगर पॉजिटिव ज्यादा हुआ तभी भी कुछ नहीं कर पाना, तो ये भी नॉट इक्वल टू 0। सर फिर एफ ऑफ 3 देखो बच्चों, 3 टू दी पावर एन माइनस 1 और यहाँ 8 और यहाँ प्लस का 3, सर ये भी नॉट इक्वल टू 0। भाई ये कैसे होगा, एफ ऑफ 1 की बात कर लें तो यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर आ जाएगा 6, यहां पर आ जाएगा प्लस 3, ये भी नॉट इक्वल टू 0। और एफ ऑफ अगर माइनस 1 की बात कर लें तो माइनस 1 की पावर एन माइनस 1, यहां आ जाएगा 4, ये प्लस 3, ये भी नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब एफ ऑफ एक्स के कोई इंटीजर रूट ही नहीं है। एफ ऑफ एक्स डज नॉट हैव
एफ ऑफ एक्स डज नॉट हैव इंटीजर रूट, इसके कोई इंटीजर रूट नहीं है, डेट्स वाई इसका कोई क्या नहीं होगा, डेट्स वाई एफ ऑफ एक्स डज नॉट हैव लीनियर इंटीजर कोफिशिएंट फैक्टर, इसका कोई लीनियर कोफिशिएंट फैक्टर है ही नहीं। भाई यहां तक तो बात आसान थी कि यार एफ ऑफ एक्स का कोई भी लीनियर इंटीजर कोफिशिएंट का फैक्टर नहीं हो सकता क्योंकि उसके इंटीजर रूट ही नहीं है। ये वाली बात सभी को आई होप समझ आई होगी। अगर ये वाली बात आप लोगों के समझ आई तो अब ये तो आपने ही प्रूफ कर लिया कि एफ ऑफ एक्स के, और इसको मैं यूज करूंगा आगे, तो इसको एक बॉक्स में डाल के छोड़ देता हूं कि एफ ऑफ एक्स का कोई भी इंटीजर कोफिशिएंट फैक्टर है ही नहीं, ठीक है, इंटीजर कोफिशिएंट पॉलिनोमियल फैक्टर नहीं है, ठीक है। सो यहां पर फैक्टर पॉलिनोमियल कह लो इसको ना, ये आपके पास कोई है ही नहीं, ठीक है। अब यहां की बात आपने ये कर दी। अब एक बात बताओ, आपके पास जो एफ ऑफ एक्स दे रखा था वो क्या था, एक्स की पावर एन प्लस 5 इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस का 3, ये आपके पास था, ठीक है। अब यहां से आपने एक चेक किया था कि अगर सर मैं एक्स की वैल्यू 0 डाल दूं, सो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। एफ ऑफ 0 कितना आ जाएगा, 3। अब यहां से एक बात समझने की है कि सर आपने अभी अभी बोला कि ऐसे होना चाहिए, अब मैं उस पर काम कर रहा हूं कि आपने बोला कि यार एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, भैया ये प्रूफ करना है कि भैया ये हो भी पा रहा है, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा है तो हमें प्रूफ करना है, अगर हो गया देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि लेट अगर एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स है, अगर है तो ठीक है, क्योंकि ये भी कैसे होनी चाहिए, इंटीजर कोफिशिएंट, ये भी इंटीजर कोफिशिएंट और ये भी इंटीजर कोफिशिएंट, ठीक है। तो एक बात बताओ, इधर एफ ऑफ 0 जो है वो जी ऑफ 0 इंटू एच ऑफ 0 होना चाहिए, हाँ, और ये क्या होना चाहिए भैया, 3 होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि एच ऑफ एक्स की डिग्री क्या है, बस मुझे ये पता है कि एच ऑफ एक्स क्या है, इंटीजर कोफिशिएंट है। लेट मैंने मान लिया कि ऐसा पॉसिबल हो रहा है, इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से जाऊंगा। मैंने मान लिया कि एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स हो रहा है, तो एफ ऑफ 0 बराबर जी ऑफ 0 इंटू एच ऑफ 0 बराबर 3 होना चाहिए। तो यहां से तुम्हारे पास एक चीज निकल के आई कि जी ऑफ 0 इंटू एच ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या है, 3 है सर, जी ऑफ 0 इंटू एच ऑफ 0 बराबर 3 है। और तुमको पता है कि ये इंटीजर कोफिशिएंट पॉलिनोमियल है, मैंने मान लिया है लेट, यहां लिख लेना लेट एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स टू इंटीजर कोफिशिएंट पॉलिनोमियल, मैंने मान लिया। अब मैं इसको कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा कि ऐसा आगे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अब मैंने मान लिया। अब यहां ध्यान से देखा कि जी ऑफ 0 अगर लेट्स सपोज जो भी इंटीजर कोफिशिएंट होगा तो जी ऑफ 0 भी इंटीजर देगा और ये भी इंटीजर होगा और ये भी इंटीजर है, मतलब जी ऑफ 0 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी सर, या तो प्लस माइनस 1 होगी या प्लस माइनस 3 होगी। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि जी ऑफ 0 और एच ऑफ 0 बिलोंग करेंगे -1, 1, 3 और -3 से, ये इसी से बिलोंग करेंगे, इसके अलावा और कोई वैल्यू जी ऑफ 0 और एच ऑफ 0 की नहीं हो सकती, कॉमा लगाया मैंने इसीलिए, ठीक है। तो ये दोनों इसी से बिलोंग करेंगे, ठीक है। मतलब एक बात से मैं ये भी कह सकता हूं कि एच ऑफ 0 का मॉड्यूलस जो है वो बिलोंग करेगा 1 और 3 से। भाई मैंने कह दिया एच ऑफ 0 की वैल्यू अगर -1, 1 होगी तो मॉड्यूलस तो 1 होगा, और अगर -3 या 3 होगी तो मॉड्यूलस 3 होगा। तो अब मैं एच ऑफ 0 के मॉड्यूलस, अब मैंने ये अज्यूम किया है कि एच ऑफ एक्स ऐसा है, इंटीजर है, तो मैं मान लेता हूं लेट एच ऑफ एक्स इज अ इंटीजर कोएफिशिएंट पॉलिनोमियल। मैं एच ऑफ एक्स पे काम कर रहा हूं, whose डिग्री इज इक्वल टू आर, आर मैंने डिग्री मान ली उसकी एच ऑफ एक्स की, ठीक है, एंड हैज आर कॉम्प्लेक्स रूट। भाई कॉम्प्लेक्स के अंदर तो सारे ही आ गए, भाई
इमेजिनरी भी आ गए, रियल भी आ गए। भाई इसके अंदर दोनों टाइप के रूट आ गए, इमेजिनरी भी आ गए और रियल भी आ गए, सारे टाइप के रूट आ गए इसके अंदर। कॉम्प्लेक्स बोला ना मैंने। तो यहां से आपको पता लगा कि अगर मैं एच ऑफ एक्स को लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं मैं एक्स माइनस Z1, एक्स माइनस Z2, सो ऑन एक्स माइनस ZR। इसके R रूट है तो R ही फैक्टर हो गए। भाई एच ऑफ एक्स ये है। अब एक बात सोचो कि अभी 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 यही पे एक और बात सोचो कि अगर मेरे पास ये एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स टू दी पावर n माइनस वन, यहां पर है x प्लस 5 और यहां पर है प्लस, अगर मैं पुट x इज इक्वल टू -5 क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि मुझे यहां दिख रहा है कुछ, क्योंकि ये 3 बन रहा है ना, ध्यान समझना। हाँ, तो यहाँ f ऑफ -5 की जो वैल्यू है वही ये वाला पार्ट तो 0 हो गया और ये 3 आ गई। और आपको पता है f ऑफ -5 क्या हो जाएगा? g ऑफ -5 इंटू h ऑफ -5, और ये क्या हो गया? 3। मतलब और ये भी इंटीजर होगा और ये भी इंटीजर बिकॉज ऑफ इंटीजर कोएफिशिएंट। तो यहां से आपको एक और चीज पता लगी कि सर आप तो ये भी कह रहे हो कि g ऑफ -5 h ऑफ -5 ये भी बिलोंग करेगा -1 1 -3 और 3 से। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ये इससे बिलोंग करेगा। तो सर अगर मैं मॉड ऑफ h ऑफ -5 बोलूं तो सर ये बिलोंग करेगा 1 और 3 से। मैंने कहा हाँ। बोले सर h ऑफ 0 का मॉड भी इससे बिलोंग कर रहा है और h ऑफ -5 का मॉड भी इससे बिलोंग कर रहा है। मैंने कहा ठीक बात है। अब यहां देखने गए तो यहां पर दोनों ही वैल्यू निकालते हैं हम। पुट x इज इक्वल टू 0, तो यहां आ जाएगा h ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का Z1 माइनस का Z2 सो ऑन माइनस का ZR, यही आएगा। तो यहां से कह सकता हूं मैं -1 की पावर r, अब यहां देखो पाई ZR, या ये कह सकता हूं पाई -1 की पावर r ZR। हाँ ये कह सकता हूं मैं, ZI कह दूं, ZI, ठीक है भाई कह सकता हूं ना, या ये कह लो भाई ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पर कह सकता हूं -ZI और पाई I इज इक्वल टू 1 to R। पाई का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। तो अगर मैं मॉड्यूलस लगा दूं दोनों साइड, भाई दोनों साइड मॉड्यूलस लगा दूं, तो यहां आ जाएगा h ऑफ 0 का मॉड और यहां आ जाएगा मॉड, यहां पर आ जाएगा पाई मॉड ZI। कह सकता हूं मैं पाई मॉड ZI। हाँ सर बिल्कुल पाई मॉड ZI कह सकता हूं। तो यहां से तुमने दिमाग लगाया, देखते जाना कि सर h ऑफ 0 मैंने मान लिया लेट। अब लेट करना बहुत जरूरी होता है कई बार। भाई लेट मैंने मान लिया कि इनमें से कोई एक वैल्यू है, भाई कोई भी हो, 1 के लिए भी करूंगा 3 के लिए भी करूंगा। लेट मैंने मान लिया कि मॉड ऑफ h ऑफ 0 क्या है? 1 है। तो यहां से तुम्हें पता लगा पाई मॉड ऑफ ZI ये भी 1 होगा। बोले हाँ सर बिल्कुल ये भी 1 होगा, ये 1 होगा। ये तुमने एक चीज प्रूव कर ली। अब तुम्हें चाहिए कि भैया एक और चीज ध्यान से देखना कि सर अगर मैं सोचता जाऊं और सोचता जाऊं तो यहां पर -5 पुट करता हूं, h ऑफ -5। h ऑफ -5 कितना हो जाएगा? देखो -5 माइनस Z1 -5 माइनस Z2 सो ऑन -5 माइनस। तो अगर मैं h ऑफ -5 देखूं तो ये हो जाएगा पाई -5 माइनस ZI। होगा नहीं होगा भाई? प्रोडक्ट हो गया 1 2 3 से लेके R। अगर मैं मॉड h ऑफ -5 की बात कर लूं तो ये हो जाएगा पाई, ध्यान देखना पाई, ध्यान से देखना पाई, यहां आ जाएगा तुम्हारे पास, यहां आ जाएगा तुम्हारे पास पाई और यहां आ जाएगा मॉड 5 प्लस का ZI। भाई मॉड क्या करता है? माइनस को खा जाएगा। मॉड क्या करेगा? माइनस को खा जाएगा। अब इसकी वैल्यू तुमने h ऑफ 0 की 1 मानी, h ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, h ऑफ 0 की वैल्यू 1 है। ध्यान समझना h ऑफ 0 का मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म जो बच रही है वो 1 है। तो h ऑफ -5 के मॉड की वैल्यू क्या मैं 3 मान के चल लूं? भाई मैं 1 से भी कर सकता हूं, मैं 3 मान के, केस बनेंगे इसके अंदर। मैंने इसको क्या मान लिया? 3 मान लिया, लेट इसको मैंने 3 मान लिया। तो एक काम जरा मेरे को समझ में आ रहा है कि यार सर इसको एक बार के लिए छोड़ो कि इसको 3 नहीं मानते, इसको एज इट इज ऐसे ही रखते हैं। ठीक है सर, इसको एज इट इज ऐसे ही रखते हैं कि सर ये ऐसे लिखा हुआ है कि h ऑफ -5 का जो मॉड है वो 5 प्लस ZI के मॉड के बराबर है। यहां तक मुझे लगता है आपको सारी कैलकुलेशन समझ आई होगी। अब एक और चीज समझो कि अगर तुम कह रहे हो कि f ऑफ x बराबर h ऑफ x इंटू g ऑफ x है,
और तुम कह रहे हो कि एच ऑफ एक्स जो है वो एक्स माइनस जेड आई, भाई एक एक्स माइनस जेड वन, एक्स माइनस जेड टू से लेके एक्स माइनस जेड आर है, बिकॉज आर डिग्री है तो मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स रूट जो है वो आर ही होंगे। दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। अब यहां से तुम लोग कह रहे हो कि सर अगर मैं और सोचना कि इफ जेड आर इज रूट ऑफ एच ऑफ एक्स and f of x is equal to h of x into g of x है, then zr is also a root of f of x। अगर वो h of x का रूट है तो वो f of x का रूट भी तो होगा भाई, अगर इधर वाले का रूट है तो उधर वाले का भी होगा। तो अगर मैं कह दूं कि f of zi, मतलब z1 रखू z2 रखू, ये 0 होगा, बोले हाँ बिल्कुल। तो z हमने उसमें रखा तो यहां से आया कि h ऑफ जेड आई, ठीक है ध्यान से ना, h ऑफ जेड आई इंटू जी ऑफ जेड आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही तो है f ऑफ जेड आई, और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें है इसमें है इसमें है भाई, i इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 से लेके r तक आप कुछ भी रख लो। तो एक कैलकुलेशन सी मेरे दिमाग में जमी कि यार सर अभी सोचना बहुत जरूरी है, ध्यान से सोचो कि सर f ऑफ x बराबर h ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स। ध्यान देखो कैलकुलेशन यहीं से शॉर्ट करनी है कि सर मेरे पास यहां से जो निकला वो h ऑफ 0 का मॉड निकला, दैट इज पाई ऑफ जेड आई, वो मैंने मान लिया कि 1 है। इसको मैं अभी सोच रहा हूं कि क्या कर सकता हूं, ठीक है। अब तुम यहां सोचने विचारने में ये सोचो कि यार इन दोनों की कैलकुलेशन से मुझे f ऑफ -5 पता है कि सर 3 है, f ऑफ -5 मुझे पता है कि 3 है। अब मेरे को f ऑफ -5 जब 3 है तो मुझे यहां यह सोचना पड़ेगा कि सर अगर मेरे पास f ऑफ x इज इक्वल टू x टू दी पावर n माइनस 1 x प्लस 5 और यहां पर प्लस का 3 आ रहा है, ठीक है। अब यहां एक चीज सोचो कि अगर मैं f ऑफ जेड आई रख दूं, f ऑफ जेड आई, ठीक है, तो यहां या f ऑफ z1 रख दूं आपके अकॉर्डिंग, तो f ऑफ z1, तो यहां z1 की पावर n माइनस 1 z1 प्लस 5 प्लस का 3 आ जाएगा। f ऑफ z2 रख दूं तो यहां आ जाएगा z2 की पावर n माइनस 1 z2 प्लस 5 प्लस का 3 आ जाएगा। सो ऑन f ऑफ zr रख दूं तो यहां zr की पावर n माइनस 1 zr प्लस 5 प्लस का 3 आ जाएगा। हाँ सर बिल्कुल, ये वाली बात समझ में आती है, ठीक है। अब तुम ये सोच रहे हो कि यार सर अब इसकी कैलकुलेशन को हिसाब किताब तो बैठाना पड़ेगा ना, मैंने कहा बिल्कुल। बोले सर भाई f ऑफ z1 भी 0 होगा कि नहीं होगा, मैंने कहा बिल्कुल ये भी 0 होगा। बोले सर ये भी 0 होगा, बिकॉज आपको ये चीज पता है कि अगर z1 h ऑफ x का रूट है तो f ऑफ x का भी रूट होगा ही होगा। तो यहां से कैलकुलेशन आपके पास चली कि सर अगर मैं सोचूं तो यहीं पे इसका विचार करता हूं कि z1 की पावर n माइनस 1 जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -3 अपॉन, ध्यान दो ना, z1 प्लस 5 ये आएगा। z2 की पावर n माइनस 1 दैट इज -3 अपॉन z2 प्लस 5, सो ऑन zr की पावर n माइनस 1 दैट इज -3 अपॉन zr प्लस 5। अब क्योंकि मैंने पाई ऑफ zi निकाल रखा है, मेरे पास जो है वो पाई ऑफ मॉड zi है, ये मेरे पास है, और पाई ऑफ मॉड zi प्लस 5 मेरे पास है, भाई यही है ना, पाई ऑफ मॉड zi प्लस 5 आपके पास है और पाई ऑफ zi आपके पास है, ठीक है सर। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई ऑल इक्वेशंस, तो यहां आ जाएगा आपके पास zi की पावर, ध्यान से ना, zi की पावर, पाई ऑफ zi की पावर n माइनस 1, भाई सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां तो i आ गया, i इज इक्वल टू लेके 1 to r, और यहां कितना आ जाएगा -3 की पावर r, भाई कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, -3 3 3, ठीक है। और यहां कितना आ रहा होगा, यहां आ रहा होगा पाई ऑफ zi प्लस 5, यही तो आ रहा होगा। अब दोनों साइड अगर मॉड्यूलस लगा दूं, अप्लाई कर दूं मॉड्यूलस, तो यहां आ जाएगा पाई ऑफ मॉड zi की पावर n माइनस 1, और यहां आ जाएगा 3 की पावर r, भाई -3 की पावर r तो मॉड हट जाएगा, और यहां आ जाएगा तुम्हारे पास पाई, ये तो ऐसे ही कर लो, मॉड zi प्लस का।
अब ढंग से सोचो कि यार अगर आपके पास, अब ये चीज सोचनी है, अगर आपके पास ये वाली चीज जो है, ढंग से एक बार सोचो, ये वाली चीज, अब आपको पता है कि पाई ऑफ मॉड जेड आई आपके पास 1 है, तो इसकी तुम पावर भी करोगे तभी भी कितना आएगा भैया 1 ही आएगा। तो ये तो हो गया 1 बराबर 3 की पावर r अपॉन पाई ऑफ मॉड जेड आई प्लस 5। ये बात यहां तक आपको समझ में आती है कि मॉड जेड आई प्लस 5, मॉड जेड आई प्लस 5 क्या है, आपके पास z1 प्लस 5 प्लस इंटू z2 प्लस 5 इंटू z3 प्लस 5, सबका अपना अपना मॉड्यूलस। और आपको भी पता है मॉड ए बी क्या होता है, मॉड ए इंटू मॉड बी होता है। सो यहां से आपको एक चीज समझ में आई कि सर 3 to 1 इज इक्वल टू 3 to the पावर r अपॉन पाई मॉड जेड आई प्लस 5। तो यहां से पाई मॉड जेड आई प्लस 5 जो है वो 3 to the पावर r है, और ये आपको पता है ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। अब आप ये सोचो कि यार आप इसको 1 के बराबर रख सकते हो क्या, मॉड जेड आई प्लस 5, और मॉड जेड आई प्लस 5 किसके बराबर है, मॉड जेड आई प्लस 5 किसके बराबर है, ध्यान सोचो कि सर मॉड एच ऑफ माइनस 5, और मॉड एच ऑफ माइनस 5 1 या 3 ही हो सकता है। तो आपके पास यहां दो पॉसिबल वैल्यू है, या तो यहां 1 होगा तो r की वैल्यू 0 हो जाएगी, जबकि डिग्री 0 नहीं हो सकती भाई। अगर यहां पर इफ, ध्यान समझना, पाई मॉड जेड आई प्लस 5 की वैल्यू आप अगर 1 कर दो, देन 3 की पावर r इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, दैट इज 3 की पावर 0, बट r कांट बी 0, r 0 नहीं हो सकता। r 0 हो गया तो मैं एक एक चीज का लॉजिकली जवाब दे रहा हूं, r 0 नहीं हो सकता। तो भैया और आपको दो ही पॉसिबल वैल्यू है, आप 1 या 3, तो पाई मॉड जेड आई प्लस 5 को आपको 3 रखना पड़ेगा, तो आपके पास 3 टू द पावर r इज इक्वल टू 3 आ गया। तो r की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1। मतलब आपने ये कर लिया कि h ऑफ x हैज डिग्री इक्वल टू 1, मीन्स h ऑफ x इज लीनियर। अगर उसकी डिग्री ही 1 है तो वो लीनियर हो गया, उसकी डिग्री 1 है तो वो क्या हो गया भैया, लीनियर हो गया। अगर ये लीनियर हो गया मींस f ऑफ x हैज लीनियर फैक्टर, मींस f of x has integer root, and this is the contradiction। बहुत प्यारा सवाल है ये, बहुत प्यारा। यही क्या है, आपकी कॉन्ट्राडिक्शन है कि आप ये चीज अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आएगा वापस से कनेक्ट करके कि सर यहां 1 माना आपने, या 3 मान लो। मैंने कहा ठीक है भैया, तो हम यहां 3 मान लेते हैं, ठीक है। अगर यहां 3 होता तो ध्यान समझना, अगर यहां 3 होता तो यहां पर क्या होता भैया, यहां पर अभी बात करते हैं, अगर यहां 3 होता तो अब यहां पर कितना आ जाता है, यहां 3 टू दी पावर n माइनस 1 आ जाता, कितना आ जाता, 3 टू दी पावर n माइनस 1। अगर यहां 3 होता तो यहां 3 टू दी पावर n माइनस 1 भाई, क्योंकि यहां 3 है तो 3 टू दी पावर n माइनस 1। तो सर इसकी वैल्यू हो जाती पाई मॉड ऑफ जेड आई प्लस 5 की 3 की पावर r माइनस n माइनस 1। भाई नीचे यहां पर 3 टू दी पावर n माइनस 1 जाता तो वो ऊपर ये चला जाता। अब इसकी वैल्यू वापस से आपको 1 नहीं डाल सकते, 1 डालते ही 0 के बराबर हो जाएगा और r बराबर n माइनस 1 हो जाएगा, और n 1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए लॉजिक पे आपको जो है यहीं पे आपको क्या करना पड़ा कि यार मैंने ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि यार ये 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, ठीक है। तो आई होप करो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो यार इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा सवाल है, अपन ने 4 पेज लिए इस क्वेश्चन को समझाने में। बिल्कुल फिक्स छोटा सा काम किया कि f ऑफ x है, आपको ये प्रूव करना है कि f ऑफ x जो है वो 2 टुकड़ों में नहीं टूट सकता, g ऑफ x और h ऑफ x में, और वो भी इंटीजर कोफिशिएंट होने चाहिए। तो मैंने धीरे धीरे मानना अज्यूम किया, f ऑफ 0 की वैल्यू पता लगी, फिर मैंने इंटीजर रूट थ्योरम से पता लगाया कि यार इसके तो ये चारों इंटीजर रूट है ही नहीं, तो मतलब और कोई इसका इंटीजर रूट नहीं होगा। फिर मैंने जो है ये 3 का यूज किया कि यार इनके जो है g ऑफ 0 h ऑफ 0 के मॉड्यूलस क्या क्या हो सकते हैं। फिर मैंने f ऑफ माइनस 5 की वैल्यू रखी तो g ऑफ माइनस 5 h ऑफ माइनस 5 पता लगा। फिर यहां से जो है मुझे माइनस 5 मतलब कितना हो गया, h ऑफ माइनस 5 की अगर मैं बात करूं तो माइनस 5 माइनस z1, तो यहां से मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया। फिर मैंने इसकी वैल्यू अज्यूम करके चला 1। फिर मैंने z आप उसका फैक्टर माना कि यार इसके जो है r फैक्टर हो सकते हैं, r कॉम्प्लेक्स रूट है तो r ही फैक्टर हो सकते हैं। तो f ऑफ जेड आई 0 होगा ही होगा, बिकॉज अगर zr जो है उसका रूट है
तो उसका भी होगा एफ ऑफ एक्स का। तो यहां से फिर मैंने सबका प्रोडक्ट किया तो ये मेरे पास ये आया, फिर मैंने इन सबका प्रोडक्ट कर दिया तो यहाँ पर मॉड जेड आई की पावर n माइनस 1 आ गया, मॉड जेड आई 1 था तो ये भी 1 हो गया, ये इधर चला गया, अब ये जो है ये 3 होगा या 1 होगा, तो ये 1 हो नहीं सकता बिकॉज आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसको 3 होना पड़ेगा। अगर ये 3 हो गया तो आर की वैल्यू ओनली 1 ही पॉसिबल है, और अगर आर की वैल्यू 1 है तो एच ऑफ एक्स की डिग्री 1 हो गई, मतलब वो लीनियर फैक्टर हो गया। अगर वो लीनियर फैक्टर है तो भैया आपका काम बिगड़ गया, बिकॉज आपने पहले ही बता रखा है कि एच ऑफ एक्स जो है वो लीनियर हो ही नहीं सकता बिकॉज एफ ऑफ एक्स के कोई इंटीजर रूट नहीं है। ठीक है, तो लिखो फटाफट से यहाँ पर। सो नाउ बच्चों हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द आईएमओ 1976 क्वेश्चन, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ना दिमाग लगाना तुम लोग भी ना, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया पूरा फील के साथ किया, हमें टाइम लगा लेकिन हमने एक एक चीज को डेराइव किया, और वही हम इसमें करने वाले हैं। अब आप देखिएगा इस क्वेश्चन में ना बोल रहा है P1 ऑफ x जो दे रखा है आपके पास, वो x स्क्वायर माइनस 2 दे रखा है, फिर देन Pj ऑफ x दे रखा है, दैट इज P1 ऑफ Pj माइनस 1 ऑफ x। मतलब ये कंपोजिट फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? ये कंपोजिट फंक्शन है। अब यहां बड़े ध्यान से चीजें समझनी है, ये कंपोजिट फंक्शन है और j इज इक्वल टू 2 से डिफाइन होगा। प्रूव दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर n, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर n है, उसके लिए रूट ऑफ द इक्वेशन Pnx इज इक्वल टू x आर ऑल रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अब यही समझने वाली बात है, इसमें क्या क्या दे रखा है उसके साथ इस चीजों को समझेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, आपको बोला गया कि P1 ऑफ x जो है वो x स्क्वायर माइनस 2 है। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन का यूज इनमो में है, जैसे आप फंक्शनल इक्वेशन में देखोगे तो वहां भी आएगा आपके पास, आपको पॉलिनोमियल्स में भी आएगा, तो यह चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कैसे कंपोजिट फंक्शन काम करता है। अब ये P1 ऑफ x जो है वो x स्क्वायर माइनस 2 है, और यहां बोला जैसे Pj ऑफ x इज इक्वल टू P1 ऑफ Pj माइनस 1 ऑफ x। अब इसके लिए जैसे आप j इक्वल टू 2 रखते हो आप, तो कितना आ जाता है? P2x इज इक्वल टू P1 ऑफ P1 ऑफ x, ऐसे आता है। ठीक है, P2 इज इक्वल टू P1 ऑफ x आ जाता है। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज समझने की है कि यार ये जो भी होगा ये क्या है? इनपुट है। ये क्या है? इनपुट ऑफ P1x। मतलब अगर मैं आपसे बोलता f ऑफ x, तो अगर मैं यहां F1 बोल दूं और यहां कुछ भी डाल दूं तो F1 के लिए हमेशा इनपुट रहेगा, ये वाली बात तो आपको भी पता। तो इनपुट क्या रहेगा? वो इसी से डिफाइन होगा। भाई P1 ऑफ x जो है वो x स्क्वायर माइनस 2 है, तो रहेगा तो इसी के आसपास का ना भाई, इससे तो बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो आप ढंग से सोचो कि आपको अगर मैं n की वैल्यू पता है आपको कि कहां से कहां तक है। n की वैल्यू के लिए 1 से लेके चालू होगा, ऑब्वियस ही बात है ना यार, n बराबर 1 है। तो अगर आप, और आपको भी पता है कि जो भी आप Pjx निकालोगे, जैसे P2x निकालो, तो वो जाएगा तो P1 के अंदर ही। देखो जहां पर P2 रखोगे तो जाएगा P1 के अंदर, P3 रखोगे तो जाएगा P1 के अंदर। मतलब बेसिकली जो काम है वो है इसी के अंदर। तो आपने देखा कि अगर आपके पास, अब आप x के लिए सोच पा रहे हो कि अगर आपके पास यहां पर मैं n की जगह 1 रखूं तो P1 ऑफ x बराबर x आ जाए। ठीक है, अब P1 ऑफ x बराबर x मतलब आप ध्यान से समझो कि यार x स्क्वायर माइनस 2 है। यही फील लेने वाली बात है कि आपके पास P1 ऑफ x जो है वो x स्क्वायर माइनस 2 है। x स्क्वायर माइनस 2 x के कब बराबर हो सकता है, ये बात अभी थोड़ी सी अपन सोचते हैं कि यार अगर x स्क्वायर माइनस 2 कब x के बराबर हो सकता है, ये सोचते हैं, क्योंकि अभी P2 के लिए भी काम करना, P3 के लिए भी काम करना, सबके लिए काम करना अपने को। तो हमने दिमाग लगाया कि यार सर ये जो x स्क्वायर माइनस 2 ये कब कैसे कैसे हो सकता है। तो यहां से आपने देखा कि अगर मैं x को 2 से बड़ा ले लूं, x को 2 या 2 से बड़ा ले लूं, x को 2 से बड़ा लेता हूं, ध्यान से मांगना, x को अगर मैं 2 से बड़ा ले लूं, तो x अगर 2 से बड़ा है तो क्या, अब आप देखो जैसे ही आप एक्स स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 के लिए आप एक्स क्यूब करोगे तो 9 हो जाएगा। तो क्या कभी x ग्रेटर देन 2 के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो है वो 2 के बराबर आएगा? कभी नहीं आएगा। अगर आप 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू डाल लो, कोई भी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 कभी 2 के बराबर नहीं आ सकता, बिकॉज आप खुद ही देखो, अगर आप x की वैल्यू 4 लेते हो तो 4 स्क्वायर 16 माइनस 2 कभी 4 के बराबर नहीं होगा।
मतलब आप 2.5 भी ले लो तभी भी वो 2.5 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जैसे x को 2 से बड़ा लेते हो तो वो एक्स स्क्वायर जो बहुत बड़ी क्वांटिटी धीरे धीरे बनती जाती है, और आप घट सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हो, ओनली 2 कर रहे हो, तो वो नंबर के आसपास नहीं आ सकता। आप कुछ भी ले लो, जैसे x की वैल्यू 3 ले ले तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो हो गया वो हो गया 7, तो क्या कभी ये 3 के बराबर आएगा? नहीं। तो आपने देखा कि अगर x 2 से बड़ा है तो कभी एक्स स्क्वायर माइनस 2 के बराबर नहीं आ सकता। मतलब आप ये सोच रहे हो कि P ऑफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स जो है ना वो x ग्रेटर देन 2 के लिए तो कभी पॉसिबल नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप ये सोचो कि छोटे से n के लिए नहीं हो रहा है, P1x के लिए ही नहीं हो रहा है। अब आप ये सोचो कि P1x के अंदर और भी कुछ जाएगा तो रहेगा तो डोमेन इसी के अराउंड, तो आपके लिए ये वाली बात है कि यार ये जो चीज है ना वो x ग्रेटर देन 2 के लिए तो नहीं है। अब ये क्यों सोच रहे हैं अभी देखना, मैं आपको एक और थॉट प्रोसेस यहां बताऊंगा। अगर आप x लेस देन -2 लेते हो तो ये भी एज इट इज बिहेव करेगा, बिकॉज यहां पर एक्स स्क्वायर है, तो x लेस देन -2 के लिए भी नॉट पॉसिबल है। मतलब आपने बाउंडिंग लगा दी पहले ही, आपने यहां पर क्या लगा दी, बाउंडिंग लगा दी कि P ऑफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पॉसिबल व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन -2। तो भैया किसके लिए पॉसिबल हो सकता है? हमारे पास एक छोटा सा एक पॉसिबल डोमेन आ गया, एक पॉसिबल डोमेन जो आया है आपके पास -2 से x जो है वो 2 के बीच रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि P1x जो है वो x के बराबर हो सकता है। x ग्रेटर देन 2 के लिए नहीं कह पा रहे, x लेस देन -2 के लिए आप नहीं कह पा रहे। अब आपने सोचा कि यार इसके लिए तो हम ये वाली चीज सोच पा रहे हैं। अब यहां पर अपने को थोड़ी चीजें सोचनी है कि P1x जो है वो x के बराबर अपने को क्योंकि डिफाइन करना है कि यार ये जो चीज है ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो भी इनपुट जा रहा है वो P1 में ही जा रहा है और यही आपको x के बराबर करना है। तो हम ये सोच रहे हैं, देखो ध्यान सोचो कि आपको यही तो पॉसिबिलिटी बैठ रही है कि आपको बोला P ऑफ एन एक्स बराबर x जो है वो किस n के लिए, ये हमें पता लगाना है, प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n हो उसके लिए क्या ये ऑल रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट देगा क्या। तो हमने देखा कि यार ये जो भी हम यहां पर P2x भी लिखते बराबर x, तो जाता तो ये P1 ऑफ x के अंदर ही ना, मतलब आप जो भी लिख रहे हो वो P1 ऑफ x के अंदर ही जाना जा रहा है। तो आपने सोचा कि यार अब P1 ऑफ x बराबर x ये प्रूफ करना है कि हो सकता है नहीं हो सकता, और हर रियल रूट जो है वो डिस्टिंक्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो आपने एक चीज सोची कि यार x जो है वो -2 के बीच में है, -2 से 2 के बीच में। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ऐसा कोई फंक्शन आपके पास है जिसका डोमेन -2 से 2 के बीच में रहे? हाँ बोलो, ऐसा कोई या रेंज, ऐसा कोई रेंज ले लो या कोई एक मतलब, क्योंकि आपको ये पता करना है क्योंकि हमें P1 ऑफ x के अंदर डालना है, तो मैं x को क्या सब्सटीट्यूट कर सकता हूं जो -2 के 2 के बीच में रहे। जैसे x जो है वो -2 से 2 के बीच में, तो x को मैं क्या पुट कर सकता हूं जिसकी रेंज हमेशा -2 से 2 के बीच में ही रहे। तो मेरे एक दिमाग में एक बात आई कि अगर मैं x को cos थीटा लूं, ठीक है, अगर मैं x को cos थीटा लूं तो ये भैया -1 से x जो है 1 के बीच आएगा। नहीं सर ये वाला नॉट पॉसिबल है। अब x को भैया 2 cos थीटा ले लो तो ये -2 से किसके बीच में आ जाएगा, 2 के बीच में। तो ये सब्स्टिट्यूशन आपके पास एक बहुत ही बढ़िया और वेरीफाइड बैठ रहा है कि आप जो है पुट कर दो x को क्या रख दो, 2 cos थीटा, तो आपके पास जो P1 ऑफ x है वो क्या आ गया भैया, एक्स स्क्वायर -2 है। अब x को आपने क्या रखा भैया, 2 cos थीटा रखा, ध्यान समझना, P1 ऑफ x को रखा आपने 2 cos थीटा, तो यहां आ जाएगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर -2। तो ध्यान से समझना, ये आ जाएगा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा -2, 4 cos स्क्वायर थीटा -2। अब 2 को यहां कॉमन ले लिया तो यहां आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और 2 cos स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, cos 2 थीटा, तो यहां आ जाएगा 2 cos 2 थीटा। अब यहां से मैं आपको समझा रहा हूं P ऑफ एन एक्स बराबर एक्स। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा, अब दिमाग लगाना थोड़ा सा कि भैया P1 ऑफ x मेरे पास x स्क्वायर -2 था, और P1 ऑफ 2 cos थीटा ये मेरे पास आ गया, यहां से कितना आया, 2 cos 2 थीटा, यही आया। अब देखो एक चीज बहुत प्यारी है, अब आप निकालो, यहां ध्यान समझना कि अब मैं P2 ऑफ x निकालता हूं तो आपके पास कितना आ गया, P1 ऑफ x। अब
P1 ऑफ x, ध्यान से समझना, P1 ऑफ x कंपोजिट फंक्शन कैसे काम करता है कि आप P1 ऑफ x क्या डालोगे, P1 ऑफ x क्या है आपके पास, x स्क्वायर माइनस 2। तो अब ध्यान समझो, अगर आप P2 ऑफ 2 cos थीटा लिखते हैं, x को 2 cos थीटा डालते, तो यहां कितना आ जाता, ये x स्क्वायर माइनस 2 की जगह कितना आ जाता, 2 cos 2 थीटा। तो अब P1 ऑफ 2 cos 2 थीटा कितना हो जाएगा भैया, x की जगह डालो आप 2 cos 2 थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2, तो यहां आ जाएगा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2। जैसे ही आप 2 को कॉमन लोगे तो यहां आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, और ये आ जाएगा बच्चों 2 cos 4 थीटा। अरे यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, यहां से हमारे पास P2 ऑफ 2 cos थीटा आ गया। अब ध्यान से एक बात समझो कि अगर मैं P3 ऑफ 2 cos थीटा लिखता तो यहां कितना आ जाता, 2 cos 2 टू दी पावर 3 थीटा। देखो यहां 2 स्क्वायर आया बिकॉज यहां 2 था। तो अब देखो ये, अब मैं प्रूफ करके ही बता देता हूं, P3 ऑफ 2 cos थीटा ये कितना आएगा, आप तो P3 ऑफ x लिखो पहले, P3 ऑफ x कितना आ जाएगा, P1 ऑफ P2 ऑफ x। अब यहां से अगर मैं P3 ऑफ 2 cos थीटा डालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा P1 ऑफ P2 ऑफ 2 cos थीटा, और P2 ऑफ 2 cos थीटा आपके पास है कितना है भैया, कितना है 2 cos 4 थीटा। तो यहां आ जाएगा P1 ऑफ 2 cos 4 थीटा। अब P1 के अंदर 2 cos 4 थीटा डालेंगे तो यहां आ जाएगा 2 cos 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2, यहां से आ जाएगा 4 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस 2, 2 को कॉमन लेंगे तो यहां आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1, तो यहां आ जाएगा 2 cos 8 थीटा। तो ये तो वही वाली बात हो गई। तो यहां से आप जनरली लिख सकते हो कि P ऑफ n 2 cos थीटा ये आ जाएगा 2 cos 2 टू दी पावर n, और यहां आ जाएगा थीटा। देखो यही तो चल रहा है, यही तो चल रहा है। तो आपके पास ये आ गया भैया कि अगर आप P ऑफ nx, भाई यही तो पूछ रहा था वो कि P ऑफ nx को जो है x के बराबर करना है, तो मैंने P ऑफ nx ही निकाल लिया कि P ऑफ n अगर 2 cos थीटा रखते तो यहां आ जाएगा 2 cos की पावर 2 की पावर n थीटा। यहां तक बात समझ में आई तो बहुत बढ़िया, ये आपके पास आगे काम करेगा। अब सोचो कि अब आपके पास P ऑफ n ऑफ 2 cos थीटा आ गया, दैट इज 2 cos की पावर cos ऑफ 2 टू दी पावर n थीटा, ये आपके पास। और आपको क्या करना है, P ऑफ nx को x के बराबर करना है, और ये बताना है कि क्या ये कभी पॉसिबल है कि इसके सारे रूट्स जो है वो रियल और डिस्टिंक्ट आ जाए कोई भी n के लिए। तो मैंने देखा कि यार सर अगर मैं P ऑफ n x क्या है मेरे पास 2 cos थीटा, और यहां पर है मेरे पास 2 cos 2 टू दी पावर n थीटा, और इसको जो है मुझे बराबर करना है x के, x मतलब 2 cos थीटा के। तो मुझे इसके लिए चेक करना है कि थीटा जो है वो सारे रियल और डिस्टिंक्ट आ रहे हैं क्या। अब बात समझना, जितने भी थीटा जो है रियल और डिस्टिंक्ट आएंगे उतने ही x रियल और डिस्टिंक्ट आएंगे। ये बात भी समझने वाली है कि जितने भी थीटा डिस्टिंक्ट आएंगे। अब आप सोचो ना, आपने x बराबर 2 cos थीटा रखा, तो जितने थीटा डिस्टिंक्ट और रियल, अगर सारे ही थीटा डिस्टिंक्ट और रियल आ गए तो x भी तो डिस्टिंक्ट और रियल ही आएंगे। बात समझ रहे हो भाई, cos थीटा की वैल्यू जो है, cos थीटा की वैल्यू अलग अलग आएगी भाई, थीटा डिस्टिंक्ट है, ध्यान समझना, हम सारे थीटा डिस्टिंक्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या x की सारी रियल वैल्यूज और डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिल रही हैं क्या। तो हमारे पास एक बहुत छोटी सी इक्वेशन आई। अब दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग कि सर कैसे, सर थीटा की दो वैल्यूज पे तो x की वैल्यू सेम हो जाएगी। मैं कह रहा हूं मैं उन दो वैल्यूज को लूंगा ही नहीं, मैं उन्हीं थीटास को लूंगा जिन पे x की वैल्यू डिफरेंट आए, डिस्टिंक्ट आए। तो ये भी तो वही कह रहा है आपसे, क्वेश्चन भी तो वही कह रहा है आपसे। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन भी वही कह रहा है कि भैया फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर ऑल रियल एंड डिस्टिंक्ट, सारे रूट्स। अब हम जैसे रियल और डिस्टिंक्ट रूट आए मेरे पास, तो हमारे पास जो भी x की वैल्यूज आएंगी वो रियल और डिस्टिंक्ट आएंगी कि नहीं आएंगी, ये बात मैं आपके सामने प्रूफ कर दूंगा। अभी बहुत साधारण सी भाषा में देखना, आपको इससे प्रूफ करना है कि कितनी थीटा की वैल्यूज आ रही है। पहले तो आप इस पर फोकस करो कि आपके पास ऐसी कितनी थीटा की वैल्यूज यहां पर आ रही हैं। सो आपने देखा कि सर अगर मैं यहां पर cos 2 टू दी पावर n थीटा और यहां पर है 2 इज इक्वल टू 2 cos थीटा करता हूं, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। cos ऑफ 2 टू दी पावर n थीटा जो है वो cos थीटा के इक्वल आ रहा है।
अब आपको भी पता है कि अगर cos ऑफ a इज इक्वल टू cos ऑफ b होता है तो a इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस b होता है। अब इसको प्रूफ भी कर सकता हूं मैं, देखो आपके सामने प्रूफ कर देंगे इसको, आपके सामने प्रूफ कर देंगे इसको कि भैया ऐसा ही होता है। देखो ध्यान से देखना कि अगर, अब आप सोचना कि अगर मैं इसको रख देता हूं cos 2 टू दी पावर n थीटा इज इक्वल टू cos थीटा है, तो इसको इधर ले आओ, cos 2 टू दी पावर n थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0। cos c माइनस cos d कौन सा फॉर्मूला होता है? चौथा फॉर्मूला होता है, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो 2 टू दी पावर n थीटा प्लस थीटा डिवाइड बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2 दैट इज 2 टू दी पावर n थीटा माइनस थीटा डिवाइड बाई 2 बराबर। तो यहां से ये वाला पार्ट जीरो और ये वाला पार्ट जीरो, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, तो साइन 2 टू दी पावर n थीटा प्लस थीटा डिवाइड बाई 2 बराबर 0, और यहां पर आ जाएगा साइन 2 टू दी पावर n थीटा माइनस थीटा डिवाइड बाई 2 बराबर। साइन 0 कब होता है भैया? कोई भी मल्टीपल हो पाई का, पाई, 2 पाई, 0, 4 पाई, 3 पाई, 6 पाई, 5 पाई, सब पे ये 0 होता है। तो यहां से एक बात समझ में आई कि भैया ये तो कब होगा? 2 टू दी पावर n थीटा प्लस थीटा डिवाइड बाई 2 पे क्या होगा? n पाई पे, n पाई नहीं बोलेंगे या m पाई बोल देंगे, और m बिलोंग्स टू इंटीजर बिकॉज n हम यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। और यहां पर भी क्या होगा? 2 टू दी पावर n थीटा माइनस थीटा डिवाइड बाई 2 बराबर यहां भी m पाई, और m बिलोंग्स टू इंटीजर। अब यहां से तुम अगर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी थीटा की वैल्यू? थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2m पाई डिवाइड बाई, यहां से कितना कॉमन आ जाएगा? थीटा, तो यहां बच जाएगा 2 टू दी पावर n प्लस 1, और यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2m पाई डिवाइड बाई आ जाएगा 2 टू दी पावर n। तो अब आपको एक बात समझ में आ रही है कि आपके पास थीटा की दो वैल्यूज आ रही हैं। अगर आप ऐसे करते तभी भी आपके पास थीटा की दो वैल्यूज आती। देखो यहां पर हो जाता है 2m पाई प्लस माइनस क्या हो जाता? 2 टू दी पावर n थीटा, और यहां पर हो जाता a। देखो ना, आप इसको अगर करने जाते तो यहां पर a कितना है आपके पास? a कितना है? 2 टू दी पावर n थीटा, और यहां पर हो जाता 2m पाई प्लस माइनस थीटा, तो बात तो वही आती। अब आप इसको इधर लेके आते तो यहां पर आ जाता 2m पाई इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n थीटा प्लस माइनस थीटा, और थीटा की दो ही वैल्यू आती है आपके पास, 2m पाई डिवाइड बाई 2 टू दी पावर n प्लस माइनस 1। तो यही दो वैल्यूज आपके पास आ रही। अब आपको देखना है कि थीटा की कौन कौन सी वैल्यूज आपके पास मिलेंगी। यही समझने वाली बात है कि सर मेरे पास जो है, मेरे पास थीटा के यहां पर दो आपके पास पैरामीटर्स अवेलेबल हैं, दो आपके पास चीजें अवेलेबल हैं कि एक थीटा आ रहा है 2m पाई डिवाइड बाई 2 टू दी पावर n प्लस 1, और एक आ रहा है थीटा बराबर 2m पाई अपॉन 2 टू दी पावर n। अगर आप कोई भी सर्कुलर सिस्टम देखते हो, कोई भी सर्कुलर सिस्टम, अगर आप कोई भी सर्कुलर सिस्टम देखते हो तो थीटा को आप यहां से चालू करते हो, यहां पे दिस इज द, यहां पर ओरिजिन, और ये हो गया आपके पास 0 डिग्री, ठीक है। 0 से जब आप यहां तक आते हो तो ये कौन से एंगल पूरा कर लेता है? ये 2 पाई सर्कुलेशन पूरा कर लेता है। इसके बाद सारी वैल्यूज रिपीट होने लग जाती हैं। देखो ना आप थीटा के पास, अब देखो थीटा को आप 2 पाई प्लस थीटा लिखो, जैसे cos 2 पाई प्लस थीटा, बात भाई, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव, मतलब सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो सबका रिडक्शन भी वही आता है। ये आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो, सबका रिडक्शन वही आता है भाई। cos 2 पाई प्लस थीटा, sin 2 पाई प्लस थीटा, आप चाहे sin 2 पाई प्लस थीटा लिखो, ठीक है, ये भी sin थीटा के बराबर होगा। cos 2 पाई प्लस थीटा लिखो, ये भी cos थीटा के बराबर होगा। सारे ही एंगल जो हैं रिडक्शन के बाद यही मिलते हैं, 2 पाई प्लस थीटा मतलब cos थीटा। अगर कोई एक पूरा सर्कुलर सिस्टम पूरा कर ले उसके बाद सेम एंगल मिलने लग जाता है, जैसे cos 72 या cos 360 प्लस 72, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो आपने देखा कि यार सर अगर मैं यहां से लूं, अगर मैं यहां से लूं तो मेरे पास थीटा जो मिल रहा है दैट इज 2m पाई डिवाइड बाई 2 टू दी पावर n प्लस 1, और थीटा मिल रहा है 2m पाई डिवाइड बाई 2 टू दी पावर n माइनस 1। ये दो थीटा मेरे पास मिल रहे हैं। अब यहां पर आपने दिमाग लगाया कि अगर ये दो थीटा आपके पास मिल रहे हैं, थीटा की वैल्यू मुझे 0 से 2 पाई चाहिए, ठीक है, 0 से 2 पाई। अब एक दिमाग लगाना
कि आप 0 लोगे कि 2 पाई लोगे, क्योंकि 0 और 2 पाई की वैल्यू भी सेम होती है, साइन 0 और साइन 2 पाई वैल्यू सेम देती है। तो आप एक काम करो, इसको 2 पाई तक ही लो, क्योंकि आपको डिस्टिंक्ट चाहिए, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां 0 लेस देन इक्वल टू यहां भी 2 पाई तक। तो आप ऐसी m की वैल्यू डालना चालू करो, जैसे m की वैल्यू 0 डालते हो तो थीटा की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 0 आ जाती है। m की वैल्यू 1 पे थीटा की वैल्यू 2 पाई अपॉन 2 टू दी पावर n प्लस 1 आ जाती है, ठीक है। तो आप यहां पर देखो कि अगर आप m की वैल्यू क्या डालोगे ये 2 पाई आ जाए, तो अगर m की वैल्यू 2 टू दी पावर n प्लस 1 ही डाल देते हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान समझो, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 2 टू दी पावर n प्लस 1 और यहां पर पाई अपॉन 2 टू दी पावर n प्लस 1 और ये इससे कट जाएगा और ये 2 पाई आ गई। मतलब हमें इस रेंज में ही चाहिए, बट हमें ये नहीं चाहिए, तो हम इससे एक पहले का लेंगे, m बराबर 2 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर n ही ले लेते हैं क्योंकि हम एक ही बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें m इंटीजर है तो 2 टू दी पावर n ले लेते हैं। तो थीटा जो है हमारे पास कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 टू दी पावर n पाई अपॉन 2 टू दी पावर, ये जस्ट इससे एक पहले वाला। तो यहां से m की क्या क्या वैल्यू मिली भाई, हर थीटा की वैल्यू अलग अलग है। m की वैल्यू के लिए हमारे पास m की वैल्यू मिली 0 1 2 से लेके 2 टू दी पावर n, ये वैल्यू हमारे पास मिली, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है कि अगर मैं इसके अंदर जाऊं तो थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगी, थीटा की वैल्यू मेरे पास मिलेगी भाई m की वैल्यू 0 पे डालें तो थीटा की वैल्यू कितनी मिलेंगी आपके पास, 0 मिल जाएगी। m की वैल्यू अगर मैं 1 डालूं तो थीटा की वैल्यू मेरे पास मिल जाएगी 2 पाई अपॉन 2 टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो कि यार सर ये सारी वैल्यूज कैसी हैं सर, अब दिमाग लगाना है आपको कि यार अगर सोचो, दिमाग लगाओ कि आपके पास, अब क्योंकि बच्चों का जो कंफ्यूजन था मैं बता रहा हूं कि 0 से 360 जब हम चलते हैं तो 0 से 360 चलने में क्या क्या आपके पास कंडीशंस आती हैं। अब मैं आपको सर्कुलर सिस्टम के पास भी लेके चलता हूं कि अगर आप ऐसा करते तो आपके पास क्या आता। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप कॉस की कोई भी वैल्यू देखो, कॉस की वैल्यू 1 कितनी जगह होगी, कॉस की वैल्यू 1 कितनी जगह होगी आपके पास, कॉस की वैल्यू 1 एक यहां पर होगी, लेट सपोज कॉस की वैल्यू 1 मतलब पॉजिटिव, तो सर फर्स्ट और फोर्थ में हो सकती है। कॉस की वैल्यू नेगेटिव भी 2 जगह होती है, कॉस की मतलब थीटा तो डिस्टिंक्ट मिल रहा है बट उसके लिए कॉस जो है ना वो 2 जगह सेम वैल्यू दे रहा है, क्योंकि हमें एक्स जो है वो सारे डिस्टिंक्ट चाहिए, एक्स सारे डिस्टिंक्ट चाहिए। तो सर एक बात बताओ कि अगर 0 से 360 में चले तो 2 थीटा पे सेम वैल्यू मिलती है कॉस की, मैंने कहा बिल्कुल। तो ये कितने थीटा आ रहा है, मैंने कहा काउंट कर लेते हैं, 0 से लेके 2 टू दी पावर n तो इधर है और यहां तक कितने आ जाएंगे भाई, m बराबर अगर मैं 2 टू दी पावर n माइनस 1 लेता, यहां से m बराबर 2 टू दी पावर n माइनस 1 लेता तो थीटा कितना आ जाता, 2 इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 1 पाई डिवाइड बाई 2 टू दी पावर n माइनस 1, ये कट गया तो ये 2 पाई आ जाता। इससे जस्ट एक पहले का चाहिए, तो m बराबर 2 टू दी पावर n ले लेते हैं, m बराबर 2 टू दी पावर n ले लेते हैं। तो यहां पर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा 2 इंटू 2 टू दी पावर n पाई डिवाइड बाई 2 टू दी पावर n। तो यहां से देखो टोटल m कितने आ रहे हैं, टोटल m आ रहे हैं, देखो दोनों में 0 तो सेम है क्योंकि दोनों 0 पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है थीटा, ठीक है। तो अब इसको तो एक ही काउंट करेंगे 0 से लेके। अब यहां से देखो ये कितने हैं टोटल, ध्यान समझना, ये कितने 0 से चालू हुआ और 2 टू दी पावर n तक गया, भाई 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 2, ठीक है। कहां तक गया बताओ भाई, कहां तक गया, बोलो 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 भाई, 0 1 2 3 कितने होंगे ये अगर लेट सपोज n की वैल्यू 5 है तो 32, भाई n की वैल्यू अगर 5 है तो यहां से यहां तक n की वैल्यू 5 पे ये कितने होते हैं भैया, ये हो गए 32 भाई, और ये हो गया आपके पास 1। तो मतलब ये टोटल कितने हैं, ये टोटल हो गए 2 टू दी पावर n प्लस 1, ये टोटल कितने हो गए 2 टू दी पावर n प्लस 1 नीचे, ठीक है। और अगर तुम यहां से यहां तक काउंट करो तो आप ध्यान समझना कि ये जो है ना ये 2 टू दी पावर n प्लस 1 है, बट आप अगर इसको ढंग से सोचो तो ये 0 है, ठीक है। ये 1 2 3 से लेके कहां तक है, ये 2 टू दी पावर n माइनस 2 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 2 टू दी पावर n जो आएगा वो कितना आएगा, m बराबर 2 टू दी पावर n माइनस 2 आएगा, तो थीटा बराबर समथिंग समथिंग कुछ भी मिलेगा। तो यहां से यहां तक ही काउंट करने, बिकॉज 0 हमें लेना नहीं है और ये हमें लेना नहीं है, तो ये कितने हो गए, ये हो गए 2 टू दी पावर n माइनस 2। तो अब यहां से आपने देखा कि यार सर अगर मैं ये टोटल m जो मेरे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 टू दी पावर n, यहां पर कितने आ रहे हैं 2 टू दी पावर n, देखो एक बार
2 इंटू टू टू दी पावर n माइनस 1, यही आ रहा है आपके पास। अरे बोलो, सोचो यार, एक काम करो, एक इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, क्योंकि अपन ने यहां पर ना जीरो को एक बार एक काम करते हैं यहां पर टोटल m काउंट करना, क्योंकि आप 0 से 360 तक जो भी लोगे ना उसमें जीरो को एक ही बार काउंट करना है, 0 और 2 पाई को। अब आप जो भी देखो, टोटल m को हमें डिवाइड बाई 2 करना है, क्योंकि हमें पता है कि हर थीटा के लिए, हर दो थीटा के लिए एक ही हमें कॉस थीटा चाहिए, क्योंकि कॉस थीटा की दो वैल्यूज के लिए, थीटा की दो वैल्यूज के लिए कॉस की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि यहां और वहां और यहां। ठीक है, अब ध्यान समझना, एक चीज समझने की है। अब इसको एक चीज चेंज करते थोड़ा सा, कि अगर यहां पर मैं जीरो को छोड़ दूं और 2 पाई को छोड़ दूं, यहां भी जीरो को छोड़ दूं और यहां 2 पाई को छोड़ दूं, क्योंकि ये चारों के लिए एक ही वैल्यू लेंगे, क्योंकि कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहां पर इन चारों को छोड़ के भैया फाइनल जो थीटा है ना, फाइनल डिस्टिंक्ट थीटा, वो हम, एक तो ये आ गया 0 2 पाई 0 2 पाई, इन चारों का मिला के एक ही होगा। अब ध्यान समझो, यहां से यहां तक जो भी एंगल है और यहां से यहां तक जो भी एंगल है, इन सबके टोटल का हाफ लेना है, क्योंकि अगर मेरे पास लेट सपोज ये 100 एंगल आए तो मेरे पास 50 टोटल कॉस थीटा की वैल्यू आएंगी, बिकॉज 100 जो है ना भाई, ये सारी की सारी वैल्यूज आ रही है, और इन 100 पे जो है 50 वैल्यू ही डिस्टिंक्ट होंगी, बिकॉज हर दो थीटा के लिए कॉस थीटा एक होता है। तो यहां से यहां तक टोटल काउंट करो, टोटल एम काउंट करो। टोटल एम जब काउंट करोगे ना, तो यहां से यहां तक 1 से लेके 2 टू दी पावर n, ठीक है, और यहां से देखोगे तो यहां कितना आ गया 2 टू दी पावर n माइनस 2, और यही आपको क्या करना है, डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो डिस्टिंक्ट थीटा कितने आ जाएंगे, 1 प्लस 2 टू दी पावर n प्लस 2 टू दी पावर n माइनस 2 डिवाइड बाई 2। तो यहां से कितना आ जाएगा 1 प्लस, अब यहां पर आ जाएगा 2 इंटू टू टू दी पावर n माइनस 2 डिवाइड बाई 2, तो यहां जाएगा 1 प्लस 2 टू दी पावर n माइनस 1, 1 से 1 कट गया और ये आ गया। तो ऐसे कितने डिस्टिंक्ट थीटा आ गए आपके पास, 2 टू दी पावर n डिस्टिंक्ट थीटा आ गए, और हर थीटा के लिए आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, डिस्टिंक्ट आ गई। फॉर एवरी थीटा यू हैव डिस्टिंक्ट n। अब ये जो है सारे के सारे कैसे x आ गए डिस्टिंक्ट, और यही आपको प्रूव करना था कि p ऑफ nx बराबर x में कोई भी n की वैल्यू के लिए फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, मैं ये प्रूव कर पा रहा हूं कि मैंने जो डाला था x वही x सामने है, और उसके लिए भैया मेरे पास सारे के सारे जितने भी रूट्स मिल रहे हैं वो एक तो रियल है और कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं। ये वाली बात समझे आप लोग। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत प्यारे थे। अब मैं आपको एक फटाफट से छोटा सा होमवर्क देता हूं, मैं इसको ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रखूंगा, आप यही सोचिएगा ये इनमो 2021 का एक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, मैं इसको क्वेश्चन ऑफ द डे में लेके आऊंगा और आपके लिए इसका सॉल्यूशन पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो यहीं तक की बात है, आप आराम से इसको सॉल्व करिएगा और इसको एक बेहतरीन वे में आपको आगे लेके जाना है, अच्छे से पढ़ना है। ये दोनों ही क्वेश्चन में हमने बहुत सारे कंसेप्ट सीखे हैं कि हम कैसे कैसे वेरी कर सकते हैं, कैसे कैसे हम आपके लिए जो है कि एक्स की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, कंपोजिट में सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, आपको रेंज देखनी पड़ेगी। और पिछले क्वेश्चन में तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था जिसके अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझाई थी। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।